अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के इस वक्त भी मुकाबले जारी हैं, जहां क्वालिफाइज के लिए क्वालिफाई कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने। बाबर आजम ने एक जानिब अपनी शानदार नॉक खेली, उस नॉक के साथ पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के आगे के जो राउंड था उसके लिए। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो है सर धड़ की जो बाजी लगाते हुए दीगर टीमें जो है दिखाई दे रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बात की जाए चौथे नंबर पर मौजूद थी कोयटा ग्लैडिएटर्स। बट फॉर टुडे इट वाज नॉट अ गुड डे फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा 9 रन से, जहां बड़ी शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए फ़खर जमान ने 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसके नतीजे में 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवर था जहां ना सिर्फ शुमाइल हुसैन जो है वो सिर्फ इस पूरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़े फ्रूटफुल साबित हुए, जबकि राइली रूसू ने जो है 29 बॉल्स पर 62 रन की एक शानदार नॉक खेली। कप्तान 17 रन बना सके सिर्फ 17 गेंदों पर, बल्कि अगर हम बात करें तो टेल जो है उसने प्रोग्रेस अपना शो करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ अब बात करेंगे एक और मैच इस वक्त जारी है 7 मुसलसल शिकस्तों के बाद। रावलपिंडी अब जो है अपना 8वां मैच खेल रही है और इसी उम्मीद के साथ खेल रही है कि कोई एक जो है फतह मिल जाए। रिजवान जो है वैसा लग रहा है उनके तारे ना सिर्फ गर्दिश में है, बड़ी मुश्किल में है। रिजवान बड़ी मुश्किल में है और अब तक अगर उनकी कप्तानी का स्टैट्स को हम सामने रखें तो 22 शिकस्तों का मुसलसल जो सिलसिला है उनकी जानिब से जारी है। रिजवान इतने फ्रूटफुल साबित नहीं हुए, नई टीम, नई मैनेजमेंट, नए गोल्स, लेकिन स्टिल रिजवान एंड हिज कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। टीम रन्स करती है लेकिन हाँ वो रन्स स्कोर बोर्ड पर तो होते नज़र, लेकिन उसका कोई खातिर का अच्छे जो है नताइज नहीं होते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है, इसीलिए हम बात करने के लिए कोशिश भी करेंगे और दीगर जो मौजूद है उस पर भी बात करेंगे। रावलपिंडी के हवाले से अगर बात भी की जाए तो रावलपिंडी जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रही है और अब खेल हो चुका है 2.2 ओवर्स का, जहाँ 2 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है और 6 रन उन्होंने बनाए हैं। शाहजेब को अपॉर्चुनिटी मिली और इसके साथ यासिर खान वो भी आउट हो चुके हैं। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करी, अब तक जो है वो स्कोर कार्ड पर 7 जो है मैचेस खेल चुकी है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस के साथ वो तीसरे नंबर पे मौजूद है और बड़ी ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने ना सिर्फ इस इवेंट में परफॉर्मेंस को जाहिर किया है, वो बता रहे कितनी शानदार परफॉर्मेंस की जा सकती है। मुझे ज्वाइन किया जनाब सलमान इरशाद ने, पाकिस्तान के बॉलर हैं, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, इनका ताल्लुक़ कश्मीर से। सलमान, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और एक बुनियादी सवाल ये सामने आता है कि जब भी हम आपकी बात करते हैं, आपकी बॉलिंग को हम देखते हैं तो उसमें लसित मलिंगा का एक्शन नज़र आता है। तो जब क्रिकेट शुरू की तो क्या मलिंगा को देखकर क्रिकेट शुरू की, क्या आप इनको देखकर क्रिकेट का करियर में कदम रखा? मलिंगा को देखते हुए नहीं, ये मेरा नेचुरल था। हाँ, लेकिन मलिंगा की बॉलिंग देखते हुए बहुत कुछ सीखा, उसके यॉर्कर्स, उसकी स्लो बॉल्स, बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो मेरा एक्शन था ये नेचुरल था मेरा। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये बताइएगा सलमान, इस वक्त आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक हैं, ये आपका दूसरा साल है इस फ्रेंचाइज के साथ। आपकी खिदमत को आप कैसे देख रहे हैं? आपने अपने करियर का आगाज़ किया तो PSL में आप लाहौर कलंदर्स के साथ मुंसलिक थे, बट नाउ यू आर विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो उनके साथ ये आपका करियर का सफ़र कैसे जा रहा है? इस्लामाबाद के साथ ही मेरा दूसरा साल है। बहुत अच्छा, इस्लामाबाद का जो माहौल है वो सबसे अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बस यही है कि नया अच्छा, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है इसमें आपको हर साल कुछ नया सीखना पड़ता है। तो जो हमारे बॉलिंग कोच है उनके साथ बॉलिंग में यही है कि क्या नई चीज़ ऐड की जाए जिसमें आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। यही मैं भी कर रहा हूँ इस्लामाबाद अभी इस सीज़न में। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि मुझे काइंडली ये बताएं कि एज अ फास्ट बॉलर आपके क्या गोल्स हैं, और हम भी जानना चाहते हैं, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। देखें, एज अ फास्ट बॉलर हर सीज़न इम्पोर्टेंट होता है और इस सीज़न भी यही है कि कुछ अच्छा करें ताकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो मेहनत चल रही है। यही है कि इस सीज़न में जब भी आपको मौका मिलता है, किसी कोई ऐसे मैचेस जो आपकी टीम को ज़रूरत हो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें और आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और हमारी टीम को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशंस है आपको भी और अपनी टीम के साथ भी, और आप इस पर काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
दिस इज़ वेरी गुड और ये बहुत खुशाइंद है। हमारे साथ मौजूद थे सलमान इरशाद, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। गुफ्तगू कर रहे थे, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जर्मनी से सैयद हैदर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया हैदर साहब कीमती वक्त देने के लिए। हैदर नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग जारी और सारी है, इसको आप एज अ क्रिकेट एनालिस्ट कैसा देख रहे हैं? अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही है। उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं या उनका टाइम निकल चुका है या वो नेशनल टीम्स में नहीं खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। 8 टीमें, इसका मतलब है कि आपके हर टीम में कम से कम 2 टीमों में पाकिस्तान के डोमेस्टिक के 16 प्लेयर्स या 15 प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये अच्छा है, एक अच्छी एडिशन थी 2 टीमों की और उससे फ़र्क पड़ा है, नए प्लेयर्स आए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो पहले कभी किसी बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं थे। तो अब ये पीएसएल का स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने प्लेयर्स तो ले लिए, आपने फ्रेंचाइज भी भेज दी, पैसे भी ले लिए, लेकिन स्टैंडर्ड जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी फिर ये एक लेवल जो होना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक और चीज़, बुनियादी सवाल ये है, मेहरान मुमताज़, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या कर रही है? मेहरान मुमताज़ इतने टैलेंटेड थे, पहले हमने देखा ज़ल्मी के कैंप के साथ मौजूद थे, उन्हें वहाँ यूज़ नहीं किया गया। फिर हम बात करें नाउ ही इज़ विद इस्लामाबाद और वो भी उस पर कोई तवज्जो दे रहे नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मेहरान मुमताज़ आज से 1 साल 2 साल पहले जो जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे अब नहीं खेल रहे। उनकी बॉलिंग में पहला तो ये है कि थोड़ा सा वो अपने लेंथ को सही करें। अभी इस पीएसएल में हमने देखा कि उनको ज़्यादा मैच इसीलिए नहीं खिलाए गए कि मैनेजमेंट को उन पर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं है, जैसे कि अरफात मनहास खेल रहे हैं, फैसल अकरम हैं या दूसरे और सुफियान मुकीम हैं, ये लोग हैं। अब इन लोगों ने अपने बॉलिंग पे काम बहुत किया है। मेहरान मुमताज़ जो है बहुत जल्दी मशहूर हो गए थे और मेहरान मुमताज़ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विकेट ली तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, तो उसकी वजह से वो शायद एक जगह रुक गए। उनको अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपनी बॉलिंग। उनको चाहिए कि जब वो एक मैच खेलते हैं उसके बाद उसकी वीडियोस देखें और उसकी वीडियो में देखें कि कहाँ पे वो किस स्पॉट पे बॉल कर रहे हैं जिससे बैट्समैन को वो आसानी से खेल रहा है। अगर आप एक अच्छे स्पिनर होते हुए रेगुलर मैच नहीं खेल रहे हैं किसी टीम की तरफ से, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग में कुछ कमी है, वरना टीम को, मैनेजमेंट को तो ज़रूरत है अच्छे बॉलर्स की। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेहरान मुमताज़ को करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी पिछले 1 डेढ़ साल में 2 साल में बहुत सारे लेफ्ट आर्म बॉलर आए हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। चाइना मैन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अब सिर्फ चाइना मैन करना चाहते हैं। तो ये चाइना मैन बॉलिंग करने का जो एक रुझान चल पड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि कन्वेंशनल जो स्पिन बॉलिंग है वो खत्म होती जा रही है। तो ये भी रुझान रोकने की जरूरत है। आप अगर अच्छे राइट आर्म स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो आप वो जो कन्वेंशनल है वो भी ट्राई करें, आप सिर्फ चाइना मैन के ऊपर मत जाएं। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, फैसल अकरम, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। हम बात करें अरफात मिनास की, ये भी हमारा मुल्तान का टैलेंट है। मुल्तान का जो रीजन है वहाँ से हमने बड़ा पॉजिटिव टैलेंट देखा है, लेकिन वही बात होती है। मेरे साथ हाल ही में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मौजूद थे, अकरम रज़ा, वो यही कह रहे थे कि आपका सिस्टम जो है उसके पास क्रिकेट तो आती है और क्रिकेटर्स आते हैं, वो टैलेंट आता है, लेकिन उस टैलेंट को मज़ीद जो है पॉलिश करके आगे मॉडिफाई करना कैसे, ये शायद आपके सिस्टम को करना नहीं आता। तो हमारा मैकेनिज्म का इशू है या फिर हम चाहते नहीं हैं कि जो टैलेंट आ रहा है उसको सही फिल्टर करें ताकि वो पाकिस्तान का फ्यूचर पॉजिटिव हो? हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम अगर होता तो उसके ऊपर बात होती कि सिस्टम सही है या गलत है। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि आप टीमें बना दें, मैच खिला दें। अभी इस पीसीबी के मौजूदा सेटअप ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस किए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मैचेस करा दिए हैं, लेकिन मैचेस का कोई लेवल नहीं रखा है, मैचेस को स्क्रूटनी नहीं की, मैचेस का जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई प्लेयर्स की कि उन्होंने क्या किया। आपने हर एक को बिजी तो कर लिया, कोचेस को बिजी कर लिया, आपने प्लेयर्स को बिजी कर लिया, अंपायर्स को बिजी कर लिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कितनी हुई है, क्या किया आपने? इतने मैचेस खेले हैं आपने, जो है आपकी इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा प्लेयर्स की एक बड़ी एक लॉट है, उसमें सिवाय 2 प्लेयर्स के मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता जो इंटरनेशनल लेवल का हो। एक समीर मिन्हास हैं
जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो इंटरनेशनल एक जो है उनमें खेलने का जो है उसमें है टैलेंट। और दूसरे सुफियान मुकीम है। ये दो के अलावा मुझे नए प्लेयर्स जितने भी हैं, आप हर टीम के ले लें इमर्जिंग प्लेयर्स, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ कर सके। कुछ को तो आजमाया गया, लिया गया, कुछ को आजमाया नहीं गया अभी तक, लेकिन फिर भी उनमें वो बात नज़र नहीं आती कि जो होनी चाहिए एक नए प्लेयर में। फिटनेस लेवल जो है नए प्लेयर्स का बड़ा ख़राब है। जितने ये स्पिनर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की PSL में खेल रहे हैं, इनमें से किसी का भी फिटनेस लेवल जो है इतना अच्छा नहीं है जिस पे वो लंबी क्रिकेट खेल सकें। आप जब तक लंबी क्रिकेट की फिटनेस नहीं बनाएंगे, ये 4 ओवर वाली क्रिकेट जो है T20 क्रिकेट, ये फिटनेस लेवल नहीं बनाती है। इसलिए हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आप T20 जो है कम से कम खेलें, फर्स्ट क्लास 4 दिन के मैचेस ज़्यादा खेलें, 50 ओवर के ज़्यादा खेलें, ताकि पता चले आप कितनी देर कंटेन करते हैं अपनी बॉडी को। ये बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर ज़रा सा भी काम नहीं हो रहा। तो सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों में, इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे उनके फिटनेस लेवल को आजमाया जाता है, उनको एक पूरे एक प्रोसेस से निकाला जाता है ताकि वो देख सकें कि ये कितना कंटेन करते हैं अपने आप को। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे ये PSL ख़त्म होगी, हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं अब ये जाके सो जाएंगे, ये ना जिम करते हैं ना कोई ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, मुझे नकवी साहब काइंडली ये बताइएगा कि इस वक्त आपने बात की पाकिस्तान में समीर मिनास और सुफियान मुकीम के अलावा कोई ऐसा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तान कैप डिज़र्व करे। काइंडली आप हेल्प आउट करें। अली रज़ा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हमने उसको रिसेंटली देखा, बड़े अच्छे बॉलर थे। मास सदाकत पाकिस्तान शाइनिंग्स के साथ थे, मोहम्मद नईम हो गए, अली ज़रिया डोमेस्टिक में कई रन्स हैं उनके, फिर अजान अवेज़ वो टीम का अभी पार्ट भी बन चुके हैं, अब्दुल्ला फजल ही इज़ स्टिल विद द पाकिस्तान टीम इन टेस्ट स्क्वाड। तो क्या समझते हैं अब इन टैलेंट को, ये जो नाम मैंने लिए हैं, ये क्या उतने प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स हैं जो बात की जाती है? नहीं, इनमें जो जितने भी आपने नाम लिए हैं, अली रज़ा है अच्छे बॉलर हैं लेकिन 3-4 ओवर के बॉलर हैं। एक तो उनकी हाइट कम है। फास्ट बॉलर की हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। छोटे हाइट के जो बॉलर्स होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते हैं, जल्दी उनकी बॉडी जो है वो डैमेज हो जाती है क्योंकि ज़्यादा जोर लगाते हैं। जोर लगा के आप एक रिदम से बॉलिंग नहीं कर पाते हैं जब ज़्यादा जोर लगाते हैं। पहली बात तो ये, आप उनसे 20 ओवर कराएं दिन में, फिर पता चलेगा कैसे बॉलर हैं। दूसरे जो अली ज़रियाब हैं या अजान अवेज़ अच्छे बैट्समैन हैं, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, उनमें टैलेंट भी है, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है। उनके साथ ज्यादती हुई, बांग्लादेश जो पाकिस्तान टीम गई थी उसमें उनको चांस देना चाहिए था, उसके बजाय शामिल हुसैन को चांस दिया गया, जबकि अजान अवेज़ शामिल हुसैन से 100 टाइम्स बेटर बैट्समैन है, लेकिन तो हमारे यहाँ चांस भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो मैंने बात की है कि जो ऐसा कोई टैलेंट नज़र नहीं आता इंटरनेशनल लेवल को, वो इसकी वजह एक ये है कि वो अभी तक किसी एक सिस्टम के ऊपर चेक नहीं हुए। जब तक आप चेक नहीं होंगे, ये सुफियान मुकीम चेक हो चुके हैं। समीर मिनाज में जो है ना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट नजर आता है, उनके पास शॉट्स आ रहे हैं और लेट खेलते हैं, इंजमाम उल हक की तरह या कैन विलियमसन की तरह। मुझे कैन विलियमसन नजर आते हैं, बल्कि रमीज राजन ने भी ये बात एक्सेप्ट की कि समीर मिनाज के अंदर एक पाकिस्तानी कैन विलियमसन नजर आता है। बहुत लेट खेलते हैं और बॉल के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बाकी जो हमारे नए प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त PSL में, वो उनके पास 2-4 ही शॉट हैं और वो वहाँ पे पकड़े जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैम विलियमसन नज़र आ रहे हैं। नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नसीम राजपूत साहब क्या कहेंगे? समीर मिनाज नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, जितना वो कहते हैं ना एक मुहावरा है, छोटा बम बड़ा धमाका, आप भी यही समझते हैं? देखिए, जिस तरीके का स्टार्ट किया था ताबिश समीर मिनाज ने स्टार्ट किया था, जिस तरीके से शामिल ने भी आज भी 50 किया, शामिल ने स्टार्ट लिया था, मास सदाकत ने स्टार्ट लिया था, आपके कई सारे यंगस्टर हम बात ये करते गए कि अब्दुल्ला फजल को भी मौका मिलना चाहिए था, वो भी खेलते। रिजवान आज 8वें मैच में ओपन करने आए। तो मेरा ख्याल है कि शायद एक पिंडी की जानिब से भी अगर इन यंगस्टर्स को मौका मिलता तो जरा और चेकिंग का मौका मिलता। लेकिन एक बात है ताबिश, जैसे जैसे PSL आगे बढ़ रहा है, जो स्पार्क शो किया था जिस अंदाज से समीर मिनाज ने किया, शामिल ने किया, इन यंगस्टर्स ने किया, वो उस तरीके से कैरी नहीं कर पाए अभी तक कि कंसिस्टेंसी का एक बड़ा फर्क दिखाई दिया। जैसे कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं और जिस तरीके से मैच विनिंग रन दरकार होते हैं, समीर ने फिर भी कुछ एक आध मैच फिनिश भी किए, अच्छा साइन दिखाई दिया, अच्छा यंगस्टर दिखाई दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ग्राउंड के अंदर जो है तो एक अच्छी अप्रोच के साथ वो मैदान में दाखिल होता है, जो लग रहा होता है उसकी बॉडी की इंटेंट सब नजर आता है। लेकिन आप देखें तो वही बाबर कम बैक कर गए,
वो उनसे ज्यादा फखर ने आज भी 100 कर दिया, पहले 80 कर दिया। तो पुराने प्लेयर्स एट द सेम टाइम, क्या ये यंग प्लेयर्स पुराने वालों को रिप्लेस करेंगे? देखिए मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर बाबर आजम 500 रन बनाता है और 500 रन समीर मिनाज बनाता है तो फिर आप समीर मिनाज को ही खिलाएंगे। इस वजह से खिलाना चाहिए कि यार बाबर को आप 4-5 टूर्नामेंट इस बैच को दे चुके हैं, तो मेरा कप्तान कहां पर है भाई? वो क्या कर रहा है? जो पाकिस्तान का T20 का कप्तान है उससे तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो रहा। वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। बाबर ने तो फिर कम बैक करके दिखा दिया। लोग बात कर रहे थे कि वो उसे 3 नंबर नहीं छोड़ा अपना, कि बाबर को चलो 3 पे एक प्रोमोट कर दे, वहां नहीं छोड़ा वर्ल्ड कप में। सर अब वो तो नजरें भी उतार रहे हैं बाबर आजम की, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। वो 100 लगने के बाद मेरे प्रोग्राम में कल ही मौजूद थे मोहम्मद इरफान जूनियर, वो कह रहे थे पिच आपने पिचेज ऐसी बनाई है कि बैटर्स के लिए जन्नत है, और फिर ग्राउंड भी सोने पे सुहागा है, बाउंड्रीज उसकी छोटी कर दी है, तो फिर अगर बैटर्स रन ना करें तो फिर क्या होगा। वो मैंने एक क्लिप भी देखी, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी डिजिटल मीडिया पर, जहां बाबर आजम BPL में एक भी बॉल नहीं खेल पा रहे थे। तो अब वो लोग इसी तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बाबर आजम को। तो आप ये समझते हैं कि बैटिंग का जो मयार है उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे दी गई है PSL में, क्योंकि 255 भी बन रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि 230 एक मैच में बने, वो चेस भी हो गए। तो आपने बैटिंग के मयार को बहुत इजी कर दिया, पीस ऑफ केक कर दिया, और बॉलिंग को बड़ा चैलेंजिंग कर दिया। ताबिश मुझसे पूछा आपने? जी नसीम साहब। हाँ ताबिश, देखिए आपने ये सारी चीजों की बात की, मैं तो सिंपल सा पॉलिसी होनी चाहिए। जब ये PSL शुरू हुआ था, PSL 11, हमने एक थीम रखी थी, हमने कहा था कि यार इस PSL 11 से अपने 11 बताने, यार नए 11 कौन से हो सकते हैं, या कम से कम 6-7 प्लेयर नए जरूर होने चाहिए हमारी एटलीस्ट T20 टीम में, जिनका इम्पैक्ट हो शामिल में नजर आया, समीर में नजर आया है, मां सदाकत में नजर आया है, 2-3 टॉप ऑर्डर बैटर है जिन पे काम हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वापस वही पुराने लोग कम बैक कर रहे हैं। फिर इस PSL से हमें हर PSL में हमें 1-2 फास्ट बॉलर अच्छे मिल जाया करते थे। कभी हसान अली आ गया, कभी शाहनवाज दानी आ गया, हमारे पास नसीम, हमारे शाहीन तो हुआ करते थे, किसी में वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी गेंदें करके दी, कहीं जमान खान बड़ा डिफरेंट दिखाई दिया। लेकिन मुझे फास्ट बॉलर्स का टैलेंट इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया इस टूर्नामेंट में। मैं अगर सिर्फ एक हुनैन को हटा देता हूँ, जिसने बहुत अच्छी गेंदें की है, नसीम शाह का छोटा भाई, उसमें थोड़ी सी एग्रेशन जो हैदराबाद के लिए खेल रहा है और एक अच्छा दिखाई दिया। अली रजा ज़ाहिर थोड़ा सा पुराना हुआ है, वो भी अच्छा एक बॉलर दिखाई देता है। लेकिन हुनैन ने इस PSL में अगर किसी फास्ट बॉलर ने मुतासिर किया तो वो हुनैन शाह था, जो मुझे लगा पर्सनली। उनके साथ मोहम्मद अली ने भी तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस वक्त PSL 11 के जरिए हमें 11 खिलाड़ी मिल चुके हैं? डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्या कहने था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप भी क्या इस बात से हैदर साहब एग्री करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए हमें 11 खिलाड़ी मिल चुके हैं, फ्यूचर 11 हमें मिल चुका है? मुझे तो 11 आप कहते हैं, मुझे तो 2 भी नहीं नजर आ रहे हैं। 2 भी इस PSL से नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि जिस किस्म की जिस लेवल की क्रिकेट हो रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये इस PSL से कोई एक प्लेयर निकल सकता है। मेरा हैदर साहब ये सवाल है, हैदर साहब मुझे काइंडली बताइएगा, अली उस्मान डोमेस्टिक का परफॉर्मर, आप उसको सही अपॉर्चुनिटी दे रहे नहीं है, इस इवेंट के अंदर वो है ही नहीं किसी टीम के साथ। फिर अगर बात करें बिस्मिल्लाह खान, उसने डबल सेंचुरी बनाई डोमेस्टिक के अंदर, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक भी अपॉर्चुनिटी उसको दी नहीं। तो इस तरह की जो नाइंसाफियाँ हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये तो फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी होती है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंचाइज जो है उनका एक सिस्टम होता है कि किन प्लेयर्स को खिलाना है। हाँ ठीक है ना। और दूसरी बात, आपने पिचों की बात की थी, जैसे बताया कल जो है मोहम्मद इरफान जूनियर ने कहा कि ये बैटिंग पिचेज हैं, इस पे बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो मुतालबा ब्रॉडकास्टर्स का है, और जिनकी जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस किस्म की तमाम फ्रेंचाइज लीग को दुनिया में जो स्पॉन्सर करते हैं, जो लोग जिनकी वजह से ये फ्रेंचाइज लीग शुरू हुई है, उनका मुतालबा है कम से कम 4 घंटे 4.5 घंटे मैच चलना चाहिए। अगर बॉलिंग पिचेस बनाएंगे 2 घंटे में मैच खत्म हो जाएगा, 10 ओवर में टीम आउट हो जाएंगी। तो इसलिए मैच का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैटिंग पिचेस बने। तीसरी बात यह है कि अगर आप ये जो चांस देने की बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहा है, अली उस्मान का या किसी का, देखें अगर आपके अंदर इतना ज़बरदस्त टैलेंट हो कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके तो बिल्कुल आपका चांस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। फ्रेंचाइज जो है वो भी प्लेयर्स को लेती हैं इसीलिए क्योंकि जब उनकी टीम जीतती है तो उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उनको
लोगों से जो फाइनेंसेस मिलते हैं उनका नाम होता है, तो हर एक चाहता है। लेकिन एक दो मैचों में सेंचुरियां बनाने से आप प्लेयर बड़े नहीं बन जाते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए आपके लिए। जैसे अभी नसीम राजपूत ने बात की कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टेंसी इसलिए नज़र नहीं आ रही कि फोकस नहीं है अपनी क्रिकेट के ऊपर। आप फोकस इस पे हैं कि बस थोड़ा बहुत रन्स बन जाएं ताकि अगले मैच का चांस बन जाए और स्टेट्स में हम आ जाएं कि इस हमारी ये जो है ये हमारे आदाद शुमार है, ठीक है ना। तो आपको अभी तक मुझे पीएसएल में कोई ऐसा बोल्ड क्रिकेटर नजर नहीं आया है जिसको आप कह सकें कि ये सूर्यवंशी है या ये उनका अभिषेक शर्मा है। इस टाइप के प्लेयर अभी तक पीएसएल में कोई भी नहीं आया है। बिल्कुल। नसीम राजपूत साहब, एक और बुनियादी सवाल जो हर वक्त हम देखते हैं क्रिकेट के प्रोग्राम्स में हिस्सा बनता है, वो ये है कि पीएसएल के ज़रिए क्या आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी चाहिए? क्योंकि अगर ये बात है कि नहीं बनानी चाहिए तो हसन अली पाकिस्तान टीम का पार्ट बन चुके हैं बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अब अगर उन्हें डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर रखा है तो साकिब और उमर ये दोनों बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, मूसा खान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, तो फिर आपने ज़्यादती नहीं की इन दीगर परफॉर्मर्स के साथ जो ज़्यादा विकेट्स भी ले रहे हैं, ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं? ताबिश, मुझे ऑडियो समझ में नहीं आई, आपका सवाल जरा दोबारा से मुझे रिपीट जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि पीएसएल की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम नहीं बनानी चाहिए, तो इस वक्त बांग्लादेश सीरीज जो है दौरान पीएसएल उसका ऐलान कर दिया गया जहां हसन अली टीम के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर हसन अली की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें तो उससे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मोहम्मद उमर है, कराची से उनका ताल्लुक है, साकिब खान है, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, मूसा खान है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उन्होंने जो है 5 खिलाड़ियों को 4 बार आउट किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो ये जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक में अरसे से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं और फिर आउट ऑफ द बॉक्स जो है हसन अली को वापस से लिया है। तो फिर वही सिस्टम है जिस सिस्टम की बात आते ही चेयरमैन पीसीबी ने की थी कि मैं ये सिस्टम नहीं चलने दूंगा, तो उनके होते हुए भी ये सिस्टम चल रहा है। यार मैं जितनी आपकी बात समझ सका, मैं बस सिर्फ इतनी बात आपको कहूंगा, देखो यार हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हर क्रिकेटिंग नेशन के ऊपर ऐसा वक्त आया है कि जब उनका टैलेंट कोई बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता, और ऐसा वेस्ट इंडीज पर भी है, ऑस्ट्रेलिया पर भी है, इंडिया पर भी है, पाकिस्तान पे इस वक्त ये वक्त है। लेकिन इसमें हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। आप सिस्टम का से प्लेयर जो है ना वो आने के बाद या तो वहां पे इतने ज्यादा एफर्ट नहीं हो रहे हमारे सिस्टम में डोमेस्टिक की सतह पे कि वो जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो निकले। लेकिन कुछ अच्छे मुझे इस पीएसएल में, जैसे समीर मिनास की हम बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ उनको, मां सदाकत को, ऐसे प्लेयर्स को जरूर आप मौका दें और जरा कंटिन्यूएशन में रन रखें। मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। स्पिनर्स हमें अच्छे मिले, अरफात मिनाज बहुत अच्छा खिलाड़ी मिला हमें, वो अच्छा ग्रूम प्लेयर लगा, ऑलराउंडर जो था। मोमिन ने बहुत अच्छी गेंदें की है, फैसल अकरम ने की, सुफियान तो लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है। तो मेरे ख्याल है जो स्पिन डिपार्टमेंट में हम अबरार और उस्मान समझते थे कि ये अल्टीमेट चॉइस है हमारी, हमारे बेस्ट स्पिनर वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ये होंगे। मेरे ख्याल है उनको चैलेंज आया है और बड़ा सीरियस चैलेंज आया है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। और शायद ये स्पिन डिपार्टमेंट में खासतौर पे शादाब को बहुत बड़ा चैलेंज आया है, नवाज को बहुत बड़ा चैलेंज आया है अरफात मिनहाज की वजह से। वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर जो है, फील्डर, बैटर, कंप्लीट पैकेज दिखाई देता है। तो हर पीएसएल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाती है। मेरे ख्याल है इस बार हमें एक या दो तीन ऐसे मुझे बैटर दिखाई दिए, वो आगे कितना कंसिस्टेंट रन करते। लेकिन ज्यादा बेहतर एक चीज होगी कि आप इनको 1-2 सीजन फर्स्ट क्लास के जरूर खेलने दें, थोड़ी लंबी बारी लेने की इनकी आदत हो, चाहे शामिल है, चाहे समीर मिनास है, चाहे मां सदाकत है। आप इनको और थोड़ा सा लंबा रन दें, थोड़ा सा इतनी जल्दी ना लाए। लेकिन एक और बुनियादी कंफ्यूजन है ना नसीम राजपूत साहब, एक और बुनियादी कंफ्यूजन है। मैं हैदर नकवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब साइम अयूब भी एज एन ओपनर खेलते हैं, फ़खर जमान को भी आपने माजी में भी एज एन ओपनर खिलाया, रिसेंटली भी ओपनर खिलाया, पीएसएल में भी वो ओपन कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान भी ओपन कर रहे हैं, बाबर भी ओपन कर रहे हैं, यहाँ हम रिजवान को देखें वो भी ओपन कर रहे हैं, फिर उस्मान खान वो जब भी टीम के साथ आते हैं कभी वो नीचे आ जाते हैं, कभी ऊपर आ जाते हैं, उनका भी कुछ समझ में आ रहा नहीं है। मोहम्मद हारिस को आप लाया, आपने उसको भी इस्तेमाल किया, कभी नीचे खिलाया, कभी एज एन ओपनर खिलाया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समीर मिनाज, तो अब जहां ओपनिंग पर इतनी रस्साकशी जारी है, समीर मिनाज कैसे फिट हो पाएंगे, कैसे उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी,
और अगर बन भी गई तो फिर जो टीम के अंदर सियासत होती है क्या वो उससे महफूज रहेंगे? जी मुझसे पूछ रहे हैं जी हैदर साहब, जी जी। अच्छा, नहीं, प्लेयर्स तो जगह अपनी खुद ही बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखें ना, ये जो प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान जैसे हैं, फ़खर जमान का मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, उनका प्राइम टाइम ख़त्म हो चुका है और अब वो उनको रिटायर कर देना चाहिए खामोशी के साथ। उनकी अब जगह नहीं है पाकिस्तान टीम में किसी भी सूरत, फ़खर जमान की। दूसरे जो ओपनर्स हैं पाकिस्तान, साइम अयूब हैं, साइम अयूब को चांसेस बहुत मिले हैं, टैलेंटेड हैं, हो सकता है दोबारा कमबैक करें, अभी वो यंग हैं तो अभी उनके पास टाइम है, कर सकते हैं। और दूसरे जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनको आप चांस देंगे। देखें अभी बांग्लादेश की जो सीरीज अभी आपने बात की, टेस्ट मैच जो खेलने जा रही है, वो टीम जो बांग्लादेश भेजी जा रही है वो ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कोई टीम जा रही है। बेहतर होता है कि आप सारे यंगस्टर्स को भेजते, आप हसन अली को ड्रॉप करते उसमें से। ये भी तो खौफ होता है, माजी में भी अफगानिस्तान के खिलाफ यंगस्टर्स को भेज दिया, फिर परफॉर्मेंस ऐसी हुई कि फिर कप्तान भी बदलने पड़े। आपको तो पता है पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासत। नहीं, वो अफगानिस्तान को वो टाइम चले ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं समझता हूँ कि इस टीम में से इनको ड्रॉप करना चाहिए। बाबर आजम को, सलमान अली आगा को ड्रॉप करना चाहिए था, शाहिनशाह अफरीदी को ड्रॉप करना चाहिए क्या था। हमारी इनको नहीं मैनेजमेंट किया। में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कर ले? क्योंकि हमेशा हमारी मैनेजमेंट जो है वो कमज़ोर लोगों पर ही इन्हिसार करती है। नहीं, मैनेजमेंट को हिम्मत तो उनमें बहुत है। वो बाबर आजम को जब इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप कर सकते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं कर सकते थे क्या? कर तो सकते थे, लेकिन अब चूंकि शायद उनके मामला सही हो गए आखिर जावेद के बाबर आजम से, तो बाबर आजम दोबारा जो है टीम में शामिल हो गए। तो यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं इस बात पे सेलेक्ट नहीं होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मामलात पे और ताल्लुकात पे होते हैं। अगर अच्छे ताल्लुकात हैं, अब आखिर जावेद के लाहौर के साबिक क्रिकेटर से ताल्लुकात ख़राब हैं तो असद शफीक जो है वो 4 पोजीशनों पे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको चाहिए एक आदमी जो है कराची से, लेकिन उनके ताल्लुकात जिससे लाहौर वालों से अच्छे हो जाएंगे तो फिर ये सारे ड्रॉ निकाल दिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्रिकेट के ऊपर तो ना सिलेक्शन होती है, ना क्रिकेट के ऊपर कभी कोई उनका जो है जायज़ा लिया जाता है। ये देखा जाता है किसके साथ अच्छे। अब ये जो सलमान नसीर ने जो बाबर आजम की नज़र उतारी है, वो ये क्या है? ये सब ये आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी मज़ार पे बैठे हुए? तो ये सारी चीजें समझने नजर खैर इतनी थी ना, नजर इतनी थी कि 5000 से उतर गई। बाबर आजम का वैल्यू उन्होंने बता दी, इतनी नजर थी, उतर गई। क्या मतलब क्या है, आप इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, आप क्या ये सब चीजें कर रहे हैं? ये अच्छी, ये कोई मजाक है क्या है? या आप क्रिकेट को क्रिकेट रखें, क्रिकेट को जो है गुल्ली डंडा नहीं बनाएं। नहीं, बाबर की नजर उतारना जरूरी थी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल था, शायद ये घबराहट थी। नसीम भाई क्या कहेंगे इस पर? यार देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, बाबर जितना फ्लॉप हो गया इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाबर अगर उसको एक वक्त के अंदर रेट किया जा रहा था कोहली, रूट, विलियमसन, स्मिथ के साथ, तो वो कुछ कर रहा था तो ही उसको जो है वो रेट किया जाता था, उसकी परफॉर्मेंस थी तो रेट किया जाता था। अगर आप वैसे उठा के देखो, सिर्फ एक उसका स्ट्राइक रेट अगर साइड में रखो तो बाबर आजम सबसे ज्यादा। तो सर हमारे सिस्टम ने बाबर आजम को खराब किया, या बाबर आजम वो जो क्रिकेट के अंदर इंटर पॉलिटिक्स होती है, जो सईद आजाद साहब कहते हैं, कि वही पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है? मैं जो आपको बात कह रहा था, मैं यही आपको बात कह रहा था कि भाई बाबर आजम जो है वो रोज रोज नहीं आता। बाबर आजम वो नजर उतारना तो बिल्कुल ही गलत था। अरे भाई उतारनी है, तुमने कोई सदका देना है बाबर का तो जेब से निकाल के किसी गरीब आदमी को खुद दे दो यार। जरूरी है कि जब कैमरा चल रहा होगा तो उसी दौरान में उतार के दोगे? ये बहुत ऑकवर्ड सी चीज लगी थी। ये मैं बिल्कुल हैदर साहब ने सही बात कही है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बाबर आजम रोज रोज नहीं आते। देखिए बाबर आजम का मसला क्या हुआ था? बाबर आजम का मसला सबसे पहला हुआ था कि जब वो रिजवान और वो दोनों सिमिलर टाइप के बैटर थे और जे और वीरों की जोड़ी बन गई थी, वो टूटेगी ही नहीं। और उसने बाबर को भी तोड़ दिया, उसने रिजवान को भी तोड़ दिया, उसने टीम को भी तोड़ दिया। ये इतना बड़ा नुकसान हुआ था टॉप ऑर्डर के ऊपर जब आपने दो ऐसे बैटर जो है ना वो सरफराज के जाने के बाद सेट हो गए थे कि और फिर जो प्लेयर पावर उस वक्त जो जन्म ली थी बाबर, उसके बाद टीम हारना जब शुरू हुई तो फिर हमने देखा कि सारे अपने रन के लिए खेल रहे हैं। सबकी सेल्फिश अप्रोच हो गई है कि मैं अपने 40-50 करूं और मैं बचूं। बाबर ने जो यहाँ पे 2 इनिंग के लिए, उसमें बाबर की जो एक चीज मुझे अच्छी लगी वो उसकी सेल्फिश अप्रोच की कमी थी। क्योंकि बाबर जब 87 पे नॉट आउट गया है, बाबर वहां पर भी 100 करने का उसको पूरा मौका था, लेकिन सामने बैट्समैन से लग रहे थे तो उसने स्ट्राइक नहीं मांगा। उसने जो 100 किया है
ये 100 भी उसने अल्लाह ने कराया है उसका 100, क्योंकि देखिए दोनों तरफा आप उठा के देखोगे वो मेंडिस को खिलाता रहा है, मेंडिस मारता रहा एक एंड से, वो उसको खिलाता रहा है। तो बाबर एक डॉट बॉल के साथ उसने 100 किया, नंबर 1, जो बहुत आपको रेयर नजर आएगा। नंबर 2, बाबर आजम ने आखिरी 3 गेंदें रह गई थी तो भी बाबर ने अगर सिंगल बनाना पड़ा था तो बाबर गया था वहां पे, और उसके बाद भी उसको 2 रन चाहिए थे 100 करने के लिए, हालांकि वो 245 पे स्कोर को ले जा चुका था। इतना सेफ पोजीशन में वो टीम को लेकर आ गया था कि अगर वो रोक भी देता उसको वहां पे सामने वाले बैटर को, लेकिन वो टीम मैन नजर आया मुझे, उसके लिए टीम ज्यादा जरूरी दिखाई दी। जो बाबर में से एलिमेंट मिस हो गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने अपनी सेल्फिश अप्रोच को पीछे रखा, अल्लाह ने आपकी मदद की, इंचेस से आप 100 करने में कामयाब हो गए। जब आपके लिए टीम मुकद्दम होती है आपके लिए तो ऑटोमेटिकली अल्लाह की मदद आती है, वरना यही बाबर था कि जिस वक्त इसकी अपनी सेल्फिश सर अब तो वही वो नसीम साहब वो बात कर रहे हैं ना, इरफान जूनियर यही तो कह रहे हैं, ग्राउंड छोटे हो गए और फिर अगर आप छक्के लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि यार बाबर आजम ने शायद एमसीजी के ग्राउंड से बॉल बाहर फेंक दी। यार ये बात नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं, ये बाउंड्री तो सभी के लिए है ना, किसी एक के लिए तो नहीं है ना। ये बाउंड्री तो साइम अय्यूब के लिए भी है जो आपकी टीम का हिस्सा था, ये तो सलमान आगा के लिए भी यही बाउंड्री है। सर अब साइम अय्यूब का तो मसला ये है ना, मैं हैदर साहब आपसे जानना चाहूंगा, अभी रिसेंटली मेरे प्रोग्राम में मुदस्सिर नजर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि साइम अय्यूब तो बहुत पहले ड्रॉप हो जाते हैं, वो तो अल्लाह की करनी है कि बहुत अच्छी बात है कि जो उस वक्त माइक हेसन थे उन्होंने सईद अनवर से सईद अजमल बना दिया और सईद अजमल बनने की वजह से वो टीम में लगे रहे। तो क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? हाँ देखिए, साइम को चांस तो बॉलिंग पे ही मिले, सही बात है बिल्कुल। मुदस्सिर नज़र बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है, उन्होंने बात तो अच्छी कही है, लेकिन किसने किया ये? जाहिर है मैनेजमेंट ने किया ना। मैनेजमेंट ने 1-2 मैचों में विकेट लिया, उन्होंने कहा जी चलें आप एज ए बॉलर खेलें, बल्कि पहला ओवर करने लग गए थे। देखिए जब तक ये अप्रोच हमारी क्रिकेट से ख़त्म नहीं होगी कि आपका जो काम है वो आप अगर सही तरह नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, इंडिया में पाकिस्तान टीम खेल रही थी टेस्ट मैच, तो इमरान खान कप्तान थे, तो एजाज फकीर ने सेंचुरी की। अगले मैच में बेंगलोर में जब पाकिस्तान जो मैच जीता था उसमें उन्होंने ड्रॉप कर दिया एजाज। उन्होंने कहा यार मैंने सेंचुरी, उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हें बैट्समैन की हैसियत से नहीं खिलाया था, मैंने तुम्हें ऑफ स्पिनर की हैसियत से, तुमने 1 विकेट ली है बस, मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए था। तो ये इतना बोल्ड अगर हमारी मैनेजमेंट होगी तभी। साइम अय्यूब जहां ओपनिंग में फेल हो रहे थे उन्हें ड्रॉप करके किसी और को लाना चाहिए था, बजाय इसके कि उनको बॉलर। माजी में मोहम्मद हफीज के साथ यही कहानी हुई है, मोहम्मद हफीज बैटिंग में फेल हुए, फिर अचानक वो बॉलर बने, बॉलर बन के वो ऑलराउंडर बन गए। तो ये जो अप्रोच है उसी ने हमारी क्रिकेट को तबाह किया। चलो नहीं यही तो बात अब मैंने देखा फैसल इकबाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वर्ल्ड कप के दौरान बहुत इजीली हफीज जो है तनकीद कर रहे थे साइम अय्यूब को, लेकिन वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनका भी क्रिकेट कैरियर पूरा वैसा ही गुजरा है। बिल्कुल 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 हफीज का बिल्कुल वैसे ही गुजरा है। और अगर तनकीद कर रहे हैं चलें ठीक है, तनकीद तो हम भी करते हैं। अब कोई हमसे कहे आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली आप कैसे कर सकें, ये बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो सुनती नहीं है। सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक पे या ऐसे टीवी शोज में हम लोग बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कुछ सुनने को तैयार नहीं है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं इस वक्त? अब ये भी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि माइक हेसन का वक्त पूरा हो चुका है, वो अपना ऑपरेशन कराने के बाद अब वो आराम करेंगे और गिब्सन से मुताल्लिक जो है खबरें सामने आ रही है वो हेड कोच बनेंगे। आप मेरे ख्याल से बहुत गलत फैसला है ये, बहुत ही गलत। देखिए यही तो हमारे यहाँ मसला है कि पूरा एक टेन्योर नहीं देते हैं किसी भी कोच को, टाइम दे, उन्हें टीम बनाने दें। माइक हेसन जो है बड़े मेहनती कोच हैं, ओटी गिब्सन जो है वो बड़े मुतनाज़ा हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल कोच हैं। पाकिस्तान मैनेजमेंट ने भी उनका कैरियर देखे नहीं है। वो इंग्लैंड के कोच रहे, वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहे इनके प्लेयर्स के साथ। साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ लड़ाई झगड़े इनके प्लेयर्स के साथ होते रहे। ये बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है ओटी गिब्सन। आप इंग्लैंड वालों से पूछें, उन्होंने माफी मांग ली थी, भाई इसको निकालो, हम इसके साथ नहीं कर सकते। तो अच्छा हमारी वी आर गोइंग फॉर पाकिस्तानी कोच। अगर मैं बात करूँ यूनिस खान मौजूद है, यूनिस खान की खिदमत क्यों नहीं ली जाती? यूनुस खान का तो मसला ये है कि वो बोले बगैर नहीं रहते हैं।
जो बात उन्हें बुरी लगती है वो देखते नहीं है। वो शहरियार खान से उलझ पड़े थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से। तो यहाँ भी उनका मसला यही है, इसलिए वो तो गुड बुक में है ही नहीं यूनुस खान। अब यूनुस खान के बाद जो पुराने प्लेयर्स हैं वो सारे आजमा लिए हैं। मिसबाह-उल-हक भी बन चुके हैं कोच, मोइन खान भी बन चुके हैं। अब रह गए राशिद लतीफ़, उनका भी ये मसला है कि राशिद लतीफ़ भी बोले बगैर नहीं रह पाते हैं। तो ये लोग जो हैं वो इनके साथ बनती नहीं है बोर्ड की। तो शोएब बोर्ड अख्तर को से तो ऐसा, मुतालिक क्या कहेंगे? मेरे प्रोग्राम में सरफराज नवाज मौजूद थे, वो कह रहे थे शोएब अख्तर को अरे शोएब अख्तर तो एक घंटे भी नहीं चल पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। वो इतना देखिए, ये सब लोग जो है ना, जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोग जितने हैं बगैर बोले रह नहीं पाते हैं, और इनको जो बात बुरी लगती है फौरन बोलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोच चाहिए आसिफ शफीक जैसा, सरफराज अहमद जैसा, या मिसबाह-उल हक, जो कहें हाँ सर यस सर करने वाले। वो ये क्या रवि चैन लिख रहा है? जी हाँ, रावी चैन, लेकिन बस वही मतलब ऐसे है ना। अब तौसीफ अहमद जैसे कोच चाहिए। तौसीफ अहमद जो है वो सिलेक्शन कमेटी में 5 साल रहे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि टीम क्या सिलेक्ट हुई है, वो साइन कर देते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आज, ये बोर्ड नहीं, 40 साल से पाकिस्तान बोर्ड का यही हाल है। तो माइक हैसन को मैं समझता हूँ नहीं हटाना चाहिए था। माइक हैसन मेहनती भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और कोचिंग करते रहे हैं, और प्लेयर्स के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अब ठीक है, पाकिस्तान टीम हार रही थी, उन्होंने हटा दिया गया। हमारी तो ये रिवायत है, हमने कितने कोचेज अचानक खत्म घर भेज दिया। 1-1 साल की तनख्वाहें दी हैं। अभी जो उनसे पहले थे मिकी आर्थर, 1 साल घर बैठे वो सैलरी लेते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि वक्त से पहले उनको हटा दिया गया था। आकिब जावेद खुद बन गए थे कोच। तो ये हमारी रिवायत जो है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। सर अब वो खीर की प्लेट आगे आएगी तो फिर बंदा खाएगा ना, वही तो बात है। इसके लिए आकिब जावेद साहब ने अपने आस्तीनों ऊपर की और फ़ौरन जो है खीर पर टूट पड़े। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हैदर नकवी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और इसी के साथ साथ मेरे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब, आपने उनकी भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।